कभी सोचा है कि पहाड़, तलवारें और प्रार्थनाएं, ये तीनों चीजें सुनने में तो बिल्कुल अलग लगती हैं, है ना? पर क्या हो अगर ये एक ही कहानी का हिस्सा हो? आज हम भारत के इतिहास की इसी पहेली को सुलझाने के लिए इन तीन अलग-अलग लगने वाले धागों को एक साथ बुनेंगे। तो सवाल यही उठता है, एक नक्शा, एक तलवार और एक प्रार्थना, ये तीनों मिलकर एक ही कहानी कैसे बता सकते हैं? सुनने में किसी पहेली जैसा लगता है ना? लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, यही तीन चीजें हैं जो हमें भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को समझने की चाबी देती हैं। हर बड़ी कहानी की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती ही है। हमारी कहानी के लिए वो जगह है ये नक्शा। अब इसे सिर्फ जमीन और पानी के टुकड़ों की तरह मत देखिए, बल्कि इसे एक बहुत बड़े स्टेज की तरह सोचिए। एक ऐसा स्टेज जहां सदियों से मध्य एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप की किस्मत एक दूसरे से जुड़ती चली गई। ये सिर्फ रास्ते नहीं थे, अरे ये तो विचारों, सेनाओं और साम्राज्यों के लिए बने हुए हाईवे थे। तो आखिर इस स्टेज को इतना खास क्या बनाता है? चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे भूगोल ने उन घटनाओं की नींव रखी जिन्होंने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। देखिए, ये जो इलाका था ये महज एक जमीन का टुकड़ा नहीं था, ये एक चौराहा था। बिल्कुल एक जंक्शन। कैस्पियन और अरल सागर जैसे ये जो बड़े बड़े समंदर थे ना, ये कोई रुकावटें नहीं थी, बल्कि ये तो गाइड थे, रास्ता दिखाते थे। इन्हीं की वजह से एक ऐसा गलियारा बना जहां अलग अलग संस्कृतियां टकराईं, सेनाओं ने मार्च किया और नए नए विचार आकर मिले। एक तरह से ये प्राचीन दुनिया का मीटिंग पॉइंट था। लेकिन एक बात है, जब रास्ते सबके लिए खुले हों तो वो हर चीज के लिए खुल जाते हैं। मतलब मसालों और रेशम के साथ साथ कुछ और भी आया, कुछ ऐसा जो कहीं ज्यादा स्याह और विनाशकारी था। और यहीं से हमारी कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, तलवार की कहानी। जो रास्ते कभी व्यापारियों को अमीर बनाते थे, वही रास्ते अब हमलावर सेनाओं के लिए एंट्री गेट बन गए थे। और इस मोड़ पर इतिहास स्याही से नहीं बल्कि खून से लिखा जा रहा था। तो इस कहानी का पहला किरदार है मोहम्मद बिन कासिम। साल था 712। उसने इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करके सिंध पर कब्जा कर लिया। और ये सिर्फ एक और लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। उसने जजिया टैक्स लगाया। ये वो टैक्स था जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। इस एक कदम ने उस पूरे क्षेत्र का भविष्य तय कर दिया और भारत में इस्लामी शासन की पहली ईंट रखी। लेकिन कासिम तो बस एक शुरुआत था। उसके बाद एक और शख्स आया जो उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा और ताकतवर था, महमूद गजनवी। गजनवी वंश का संस्थापक। उसका असर बहुत गहरा और कहना होगा बहुत क्रूर था। उसकी नज़र सिर्फ जमीन पर नहीं थी, बल्कि भारत की बेशुमार दौलत पर भी थी। तो सवाल है, उसने भारत पर कितनी बार हमला किया? एक बार, 2 बार, नहीं, 17 बार। जरा इस संख्या को महसूस कीजिए। ये कोई एक घटना नहीं थी, ये करीब करीब 3 दशकों तक चलने वाला एक लगातार बेरहम अभियान था। ये टाइमलाइन तो उसके विनाश के रास्ते की बस एक छोटी सी झलक है। 1001 में उसकी पहली बड़ी जीत से लेकर 1026 में सोमनाथ के पवित्र मंदिर की वो बदनाम लूट तक, उसके हर हमले ने इस धरती पर और लोगों की यादों पर गहरे जख्म छोड़े। ये ताकत का एक ऐसा प्रदर्शन था जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती रही। तो अब तक हमने एक कहानी देखी है जो बाहर से अंदर की तरफ आ रही है, तलवार के जोर पर। लेकिन कमाल की बात यह है कि उन्हीं भौगोलिक गलियारों में एक बिल्कुल अलग तरह की कहानी भी पनप रही थी। ये कहानी जीत की नहीं, बल्कि चेतना की थी। एक ऐसी कहानी जो भारत से निकलकर बाहर की दुनिया में जा रही थी। और बस यहीं पर हमारी कहानी एक नया मोड़ लेती है। तलवारों के शोर से बहुत दूर भारत की जमीन पर एक विचार जन्म ले रहा था। ये विचार हमला करने का नहीं, बल्कि खुद को जानने का था। ये हमारी कहानी का तीसरा हिस्सा है, प्रार्थना की कहानी। तो मिलिए सिद्धार्थ गौतम से। 563 ईसा पूर्व में जन्मे एक राजकुमार, जिनकी दुनिया ऐशो आराम से भरी थी। उनके पास दौलत थी, एक प्यार करने वाला परिवार था, मतलब हर तरह का सुख था। लेकिन इन सबके बीच उनके मन में एक अजीब से बेचैनी थी। उन्हें ये महसूस होने लगा था कि इस सुनहरे पिंजरे के बाहर भी एक दुनिया है। और उनकी दुनिया हमेशा के लिए तब बदल गई जब उन्होंने वो 4 नज़ारे देखे। पहली बार उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, फिर एक बीमार आदमी को, और फिर एक लाश को। जिंदगी में पहली बार उन्होंने उस दर्द को महसूस किया जो हर इंसान को झेलना पड़ता है।
और फिर उन्होंने एक शांत साधु को देखा और उन्हें एक अलग रास्ता दिखाई दिया, ज्ञान का रास्ता। और उसी पल एक राजकुमार मर गया और बुद्ध का जन्म हुआ। लेकिन उनकी कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। असल में ये तो बस शुरुआत थी। ये एक ऐसे विचार की कहानी थी जिसे कोई सरहद, कोई सीमा रोक नहीं सकती थी। उनकी शिक्षाओं का जो सार था वो था अष्टांगो मार्ग, जिसे अक्सर इस धर्म चक्र से दिखाया जाता है। ये किसी पर जीत हासिल करने का रास्ता नहीं था, ये हिंसा का रास्ता नहीं था, ये खुद को जानने और करुणा का रास्ता था। सम्यक दृष्टि मतलब सही सोच, सम्यक संकल्प यानी सही इरादा, सम्यक वाणी सही बोल, सम्यक कर्म सही काम। ये सिर्फ कुछ नियमों की लिस्ट नहीं थी, नहीं, ये जीने का एक तरीका था जिसका मकसद था दुख को खत्म करना। सोचिए, एक ऐसी दुनिया में जहां ताकत और दौलत ही सब कुछ था, ये कितना क्रांतिकारी विचार रहा होगा। और ये विचार ये तो आग की तरह फैल गया। जरा इस नक्शे को देखिए, ये वही रास्ते हैं, वही हाईवे हैं जिन्हें हमने पहले देखा था, लेकिन इस बार इन पर तलवारें नहीं बल्कि शांति का संदेश चल रहा था। बौद्ध धर्म भारत से निकलकर मध्य एशिया, चीन और उससे भी कहीं आगे तक फैल गया और इसने लाखों लोगों के दिलों और दिमागों को बदल कर रख दिया। तो आखिर में हम इन तीनों धागों को एक साथ ले आते हैं। भूगोल ने स्टेज तैयार किया, शक्ति ने उसे तलवार से आकार दिया जिससे जीत भी हुई और विनाश भी, और दर्शन ने उसे चेतना से बदल दिया, शांति और ज्ञान का संदेश फैलाकर। ये तीनों ताकतें अलग अलग नहीं हैं, ये एक ही कहानी के तीन पहलू हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप के जटिल और गहरे इतिहास को बनाते। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर भूगोल, ताकत और दर्शन ने अतीत के राजमार्गों को आकार दिया था, तो आज के डिजिटल हाईवे यानी इंटरनेट, सोशल मीडिया और ग्लोबल ट्रेड, इनको कौन सी ताकतें आकार दे रही हैं? क्या वो हमें जोड़ रही हैं या हमें बांट रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सभी को सोचने की जरूरत है। इस पूरी पड़ताल को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।